समाजशास्त्र के सभी प्रतियोगी भैया एवं बहनों, इस अनन्या अकादमी में समाजशास्त्र की ऑनलाइन क्लास में हमारी तरफ से आप लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं। मित्रों, सामाजिक समूह के विषय में हमने वर्गीकरण कर चुके हैं। फिर उसके बाद हमने प्राथमिक समूह के संदर्भ में भी आप लोगों को चर्चा कर चुके हैं। नोट्स भी आपको हम यहाँ से ब्लैक बोर्ड के माध्यम से अवेलेबल करा चुके हैं। अब हम लोग आते हैं आभासी प्राथमिक समूह अर्थात अर्ध प्राथमिक समूह। ठीक है, तो आभासी प्राथमिक समूह क्या होता है? आभासी या अर्ध हम दोनों कह सकते हैं इसको क्विसी प्राइमरी ग्रुप, इसको क्विसी प्राइमरी ग्रुप। तो देखिए, अर्ध प्राथमिक समूह ऐसे समूहों को कहा जाता है जिसमें प्राथमिक एवं द्वितीयक समूहों की मिश्रित विशेषता पाई जाती है। प्राथमिक समूह, अर्ध प्राथमिक समूह क्या है? ऐसा समूह जिस समूह में प्राथमिक एवं द्वितीयक समूह दोनों के लक्षण पाए जाते हों। ठीक ना, अभी हम द्वितीयक समूह आपको पढ़ाएंगे आगे। ये तो आप जान जाइए कि प्राथमिक समूह में कैसा स्वरूप होता है, वयम का भाव पाया जाता है। द्वितीयक समूह क्या है? जिसमें वे का भाव पाया जाता हो, उसे हम द्वितीयक समूह कहते हैं। प्राथमिक समूह में जो हमारे औपचारिक संबंध होते हैं, रिलेशन, अनौपचारिक रिलेशन होते हैं, और द्वितीयक समूह में औपचारिक रिलेशन होते हैं। ठीक ना, तो यह तमाम प्रकार के आप देखे रहेंगे कि किस प्रकार से प्राथमिक समूह है, किस प्रकार से द्वितीयक समूह है। प्राथमिक समूह में भी हम कुछ चर्चा द्वितीयक समूह की कर चुके हैं। तो प्राथमिक समूह के बाद आपकी टॉपिक है आभासी प्राथमिक समूह, क्विसी प्राइमरी ग्रुप। देखिए, यहां पर ध्यानपूर्वक देखते जाइए। यहां हमने लिखा भी है इसको कि अर्ध प्राथमिक समूह ऐसे समूहों को कहा जाता है जिसमें प्राथमिक एवं द्वितीयक समूहों की मिश्रित विशेषता पाई जाती है। जैसे स्काउट ग्रुप। स्काउट ग्रुप में आप लोग देखते होंगे कि सभी सदस्य, जैसे हमने प्राथमिक समूह में कहा था, सभी सदस्यों के व्यवहार कैसे होते हैं? समान होते हैं। तो यहाँ पर भी जो सदस्य होते हैं, जितने देर तक उस ग्रुप में सम्मिलित होते हैं, सभी सदस्यों का जो है स्वरूप है, सभी सदस्यों के व्यवहार कैसे होते हैं? एक जैसे रहते हैं। सब लोग साथ बैठ कर के भोजन करते हैं। जिस प्रकार प्राथमिक समूह में जो लोग साथ भोजन करते हैं, वह जो है यहाँ पर स्काउट ग्रुप के सदस्यों में भी आपको दिखाई देता है। जैसे लघु गोष्ठी, क्योंकि प्राथमिक समूह में हमने कहा था शारीरिक समीपता, सदस्यों के बीच में क्या होती है? शारीरिक समीपता। तो स्काउट ग्रुप में भी आपको शारीरिक समीपता दिखाई देती है। ठीक ना, फिर उसके बाद हमने कहा था आमने सामने के संबंध की भी बात बताई थी। तो स्काउट ग्रुप में जो है आमने सामने के संबंध की भी बात आपको दिखाई देती है। लेकिन जैसे ही जितने दिन का वह कार्यक्रम होता है, कार्यक्रम समाप्त होता है, सभी सदस्य अपने अपने गंतव्य स्थानों पर चले जाते हैं। ठीक ना, जैसे लघु गोष्ठी, कोई लघु गोष्ठी हो रही है, छोटी गोष्ठी हो रही है, तो हमने बताया था प्राथमिक समूह का आकार कैसा होता है? छोटा होता है। सारी क्या होती है? समीपता होती है। सदस्यों के बीच में आमने सामने के संबंध होते हैं। लेकिन जैसे ही वह गोष्ठी समाप्त होती है, सभी सदस्य अपने अपने गंतव्य स्थानों पर चले जाते हैं, अर्थात लघु गोष्ठी है। सामाजिक वर्ग है कीर्तन मंडली। कीर्तन मंडली में भी आपने देखा होगा, सामने वाला व्यक्ति कह रहा है दुर्गा शंकर सीताराम, तो उसके सामने वाला भी व्यक्ति कहता है दुर्गा शंकर सीताराम। ठीक ना, अर्थात सदस्यों के बीच में आमने सामने के संबंध हैं। जैसा कार्य एक व्यक्ति करता है, वैसा कार्य दूसरा व्यक्ति भी करता है। तो यह जो किस समूह की विशेषता हुई? प्राथमिक समूह की विशेषता हुई। लेकिन जैसे ही वह कीर्तन समाप्त होता है, कीर्तन समाप्त होते ही सभी लोग अपने अपने गंतव्य स्थानों पर चले जाते हैं। तो इस प्रकार से जो है कीर्तन मंडली, क्लब, यह तमाम प्रकार के जो है वह किस समूह की विशेषता है? तो यह सब आपको प्राथमिक समूह की विशेषता है। फिर आते हैं अब हम लोग कुछ समाजशास्त्रियों के अनुसार अर्ध प्राथमिक समूह की परिभाषा। ठीक, अब देखिए एसी मेयर, ये काफी इंपॉर्टेंट है। एसी मेयर किस प्रकार से करते हैं? इन्होंने अर्ध समूहों को दो भागों में बांटा है। पहला है वर्गीकृत अर्ध समूह। पहली चर्चा इन्होंने किया है कि वर्गीकृत अर्ध समूह। अब आप देखिए वर्गीकृत अर्ध समूह क्या होता है। तो
ऐसे समूहों में सदस्यों की सामाजिक परिस्थिति, ऐसे समूहों में सदस्यों की सामाजिक परिस्थिति एवं हित समान होते हैं। ठीक ना, इनकी परिस्थिति भी और हित भी क्या हैं, समान होते हैं। तथा ये कभी भी संगठित होकर के, तथा ये कभी भी संगठित होकर के जो है समूह का निर्माण कर सकते हैं। ठीक ना, एक तो चर्चा इन्होंने किया वर्गीकृत अर्थ समूह कि जिस समूह में सदस्यों की सामाजिक परिस्थिति तथा हित क्या हो, समान हो। ऐसे समूह के जो सदस्य होते हैं वो कभी भी संगठित हो सकते हैं और समूह का निर्माण कर सकते हैं। दूसरी चर्चा यहाँ पर इन्होंने जो समूह का बंटवारा किया, यहाँ पर अर्ध समूह में अंतःक्रियात्मक अर्ध समूह। देखिए पहला क्या है, वर्गीकृत अर्ध समूह, दूसरा क्या है, अंतःक्रियात्मक अर्ध समूह। तो अंतःक्रियात्मक अर्ध समूह में इन्होंने कहा कि इनमें संगठन तो होता है। अंतःक्रियात्मक अर्ध समूह में इन्होंने कहा कि इनमें संगठन तो होता है, किंतु अहम की प्रबल भावना होने के कारण, अहम माने मैं, किंतु अहम की प्रबल भावना होने के कारण, होने के कारण अंतःक्रिया नहीं होती है। देखिए यहाँ पर होने के कारण अंतःक्रिया नहीं होती है, किंतु जब अंतःक्रिया सकारात्मक रूप ले लेती है तब ये अपने संगठन के आधार पर अंतः समूह में विकसित हो जाते हैं। फिर ध्यानपूर्वक देखिए, जो अंतःक्रियात्मक अर्थ समूह की चर्चा इसी में ने किया, इनमें कहा कि इनमें कोई संगठन नहीं होता, इनमें संगठन तो होता है। इन्होंने कहा कि इसमें संगठन तो होता है, किंतु अहम की प्रबल भावना होने के कारण अंतःक्रिया नहीं होती। अहम की जो प्रबल भावना है, अहम मैं हूं, वो कहता है मैं हूं, ठीक ना, वह मैं हूं, मैं में एक दूसरे के बीच में अंतःक्रिया का क्या है, अभाव है। लेकिन किंतु जब अंतःक्रिया सकारात्मक रूप ले लेती है तो अपने संगठन के आधार पर ये अंतः समूह में विकसित हो जाते हैं। तो इस प्रकार से एसी मेयर ने जो अर्थ समूह को दो भागों में बांटा, वर्गीकृत अर्थ समूह और दूसरा अंतःक्रियात्मक अर्थ समूह। इसमें जो है वर्गीकृत अर्थ समूह में सामाजिक परिस्थिति तथा हित क्या हैं, समान होते हैं, जिसके आधार पर कभी भी संगठित होकर के समूह का निर्माण कर सकते हैं। अंतःक्रियात्मक अर्थ समूह में इनमें संगठन तो होता है, किंतु किसकी भावना प्रबल है, अहम की। किसकी भावना, अहम की। अहम की प्रबल भावना होने के कारण इनमें अंतःक्रिया का अभाव होता है, किंतु जब अंतःक्रिया सकारात्मक रूप ले लेती है तो ये संगठित होकर के, ठीक ना, तो हाँ तुरंत यह जो है अंतः समूह का निर्माण कर लेते हैं। अब देखिए गिन्सबर्ग महोदय क्या कहते हैं। तो गिन्सबर्ग महोदय इन्होंने आभासी समूह का प्रयोग मनुष्यों के एक ऐसे संकलन के रूप में किया है। ध्यानपूर्वक देखते जाइए, इन्होंने आभासी समूहों का प्रयोग मनुष्यों के एक ऐसे संकलन के रूप में किया है जिनका कोई निश्चित ढांचा नहीं होता, ठीक ना, अर्थात उनका कोई निश्चित स्ट्रक्चर नहीं होता, फिर भी सदस्यों में समान रुचियां, जो उसके सदस्य हैं उन सदस्यों में समान रुचियां एवं व्यवहार प्रतिमान पाया जाता है। तो देखिए यहाँ पर दो चीज पे इन्होंने दे दिया कि जो सदस्य हैं उन सदस्यों के बीच में क्या पाया जाता है, उन सदस्यों के बीच में समान रुचियां पाई जाती हैं एवं व्यवहार प्रतिमान पाया जाता है। तो यह चर्चा किसने किया, गिन्सबर्ग महोदय ने। इसको आप लोग सभी लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक, जल्दी से स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब मार्टन महोदय का देखिए काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए इसको नोट करते हुए आप लोग चलिएगा। मार्टन इन्होंने
आभासी समूहों को मनुष्यों का एक ऐसा संकलन माना है ठीक है। क्या माना है, कैसा संकलन माना है? जिसमें समान शारीरिक एवं सामाजिक लक्षण पाए जाते हैं, जिसमें समान शारीरिक एवं सामाजिक लक्षण पाए जाते हैं। देखिए ध्यानपूर्वक देखते जाएगा। इन्होंने आभासी समूहों में कहा है कि इन्होंने आभासी समूहों को मनुष्यों का एक ऐसा संकलन माना है जिनमें समान शारीरिक एवं सामाजिक लक्षण पाए जाते हैं, किंतु ये परस्पर अंतःक्रिया नहीं करते, किंतु ये परस्पर अंतःक्रिया नहीं करते एवं इनमें सामाजिक संबंध नहीं पाया जाता, संबंध नहीं पाया जाता। ठीक है, अब देखते जाइएगा। अब इनमें दो चीजों पर इन्होंने जोर दिया कि इनमें समान शारीरिक इनमें समान शारीरिक एवं सामाजिक लक्षण पाए जाते हैं। ठीक ना, तो इन्होंने कहा कि आभासी समूहों में जो शारीरिक लक्षण कैसे होते हैं, समान होते हैं। ठीक ना, और सामाजिक लक्षण भी जो क्या हैं, समान हैं। ठीक, किंतु ये परस्पर अंतःक्रिया नहीं करते और न ही इनमें सामाजिक संबंध पाया जाता है। तो जैसे ही समान शारीरिक एवं सामाजिक लक्षण पाए जाते हैं, इतना चीज देखना, तुरंत आप लोग टिक किस पर लगाएंगे, मर्टन पर। फिर हम लोग आते हैं इसके बाद बोटोमोर। बोटोमोर इनके अनुसार आभासी समूह एक ऐसा योग है, आभासी समूह एक ऐसा योग है। ध्यान को देखते जाइएगा। इनके अनुसार आभासी समूह एक ऐसा योग है जिसमें संरचना एवं संगठन की कमी होती है, जिसमें संरचना एवं संगठन की, काफी इंपॉर्टेंट है भाई, संरचना एवं संगठन की कमी होती है। ठीक ना, तो इन्होंने बताया आभासी समूह के संदर्भ में कि आभासी समूह में संरचना एवं संगठन की कमी होती है, और जो इसके सदस्य हैं, ठीक ना, देखिए ये भी लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। और इनके सदस्य समूह के अस्तित्व के प्रति, समूह के
अस्तित्व के प्रति अनभिज्ञ एवं कम जागरूक होते हैं। ठीक ना। तो उन्होंने कहा कि जो सदस्य होते हैं, सदस्य की स्थिति क्या होती है कि अपने समूह के अस्तित्व के प्रति अनभिज्ञ होते हैं तथा कम जागरूक होते हैं। ठीक। इसके अलावा भी बोटोमोर महोदय ने आभासी समूहों के अंतर्गत जो है वह निम्नलिखित को सम्मिलित किया है। ठीक ना। जो कौन कौन है, किसको किसको इन्होंने सम्मिलित किया है। फर्स्ट है सामाजिक वर्ग, नेक्स्ट सेकेंड परिस्थित समूह, देखते जाइएगा किसको किसको सम्मिलित किया। सामाजिक वर्ग को इन्होंने सम्मिलित किया, परिस्थित वर्ग को इन्होंने सम्मिलित किया, आयु एवं लिंग को इन्होंने इसके अंतर्गत सम्मिलित किया है, आयु एवं लिंग। ठीक। नेक्स्ट भीड़। ठीक ना। तो अब इन्होंने आभासी समूह के अंतर्गत सामाजिक वर्ग, इनके अनुसार सामाजिक वर्ग किसके अंतर्गत आता है, आभासी समूह के अंतर्गत। परिस्थित समूह को भी इन्होंने आभासी समूह के अंतर्गत सम्मिलित किया है, आयु एवं लिंग को भी इन्होंने आभासी समूह के अंतर्गत सम्मिलित किया है तथा भीड़ को भी इन्होंने आभासी समूह के अंतर्गत सम्मिलित किया है। ठीक ना। तो भीड़ में तो हमने आपको बताया भी था कि जैसे मेले में उमड़ी हुई भीड़, ठीक ना, तो उस पर तो भीड़ पर काफ़ी चर्चा हो चुकी है कि एक दूसरे जब भीड़ होती है धक्का मुक्की मारते हैं, अर्थात प्राथमिक समूह की विशेषता पाई जाती है। ठीक। लेकिन जैसे ही वह भीड़ समाप्त होती है सब लोग अपने अपने स्थान पर चले गए, अर्थात जो है कैसा समूह हो गया, वह द्वितीयक समूह की विशेषता वहाँ पर पाई जाने लगी। तो देखिए आभासी समूह में फिर से हम दोहरा दे रहे हैं, मर्टन इन्होंने आभासी समूहों को मनुष्यों का एक ऐसा संकलन माना है, दो चीज यहाँ देखना है, जिनमें समान शारीरिक एवं सामाजिक लक्षण पाए जाते हैं। ठीक ना। किंतु ये भी देखिए ध्यान से, किंतु ये आपस में अंतःक्रिया नहीं करते हैं तथा इनमें सामाजिक संबंध नहीं पाया जाता है। बोटोमोर के अनुसार, इनके अनुसार आभासी समूह इनके अनुसार आभासी समूह एक ऐसा योग है जिसमें संरचना एवं संगठन की कमी होती है। अकॉर्डिंग टू बोटोमोर कहते हैं कि इनमें संरचना एवं संगठन की क्या होती है, कमी होती है और इनके सदस्य समूह के अस्तित्व के प्रति अनभिज्ञ होते हैं, अर्थात कम जागरूक होते हैं। ठीक ना। इन्होंने किसको किसको आभासी समूह के अंतर्गत सम्मिलित किया, तो सामाजिक वर्ग को इन्होंने आभासी समूह के अंतर्गत सम्मिलित किया है। ठीक। परिस्थित समूह को इन्होंने आभासी समूह के अंतर्गत सम्मिलित किया है, आयु एवं लिंग को इन्होंने आभासी समूह के अंतर्गत सम्मिलित किया है तथा भीड़ को भी इन्होंने आभासी समूह के अंतर्गत सम्मिलित किया है। इसको भी मर्टन और बोटोमोर को भी आप लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिए जल्दी से, फिर हम लोग आगे बढ़ें। ठीक, कर लिए आप लोग, चलते हैं फिर हम लोग आगे अंत। अब देखते जाइएगा, यहाँ से भी प्रश्न आप लोग कंसेप्ट एकदम अगर क्लियर है तो कोई दिक्कत नहीं है। पीजीटी की परीक्षा में तो बहुत छोटे छोटे प्रश्न बनते हैं, कभी कभी तो ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं कि आपको ऐसा लगता है कि इसका इतना आसान उत्तर हो ही नहीं सकता, लेकिन वही उत्तर जो आप जान रहे हो, ठीक ना, वही उसका उत्तर होगा। ठीक। तो अब यहाँ पर छोटी छोटी चीज़ें अगर आप जानते रहोगे तो आराम के साथ जो है प्रश्न को कितना घुमा करके पूछेगा, प्रश्न के उत्तर का प्रत्युत्तर आसानी के साथ दे ले जाएंगे। अब
हम लोग आते हैं अंतर प्राथमिक समूह और अर्ध प्राथमिक समूह, क्योंकि काफ़ी लक्षण प्राथमिक समूह के पाए जाते हैं, ठीक ना, इसलिए इसमें अंतर भी जानना काफ़ी जरूरी होता है। तो पहले आप लोग यहाँ पर लिखिए प्राथमिक समूह, ठीक, यहाँ अंतर लिख लीजिए, अंतर, फिर अर्ध प्राथमिक समूह, ठीक। चलिए अब यहाँ पर आपका हो गया प्राथमिक समूह, यहाँ पर आपका हो गया अर्ध प्राथमिक समूह। तो पहला पॉइंट लिखते जाइए। प्राथमिक समूह का आकार आप लोग जानते हैं कि प्राथमिक समूह का आकार क्या होता है। प्राथमिक समूह का आकार छोटा होता है, ठीक ना। यह चीज तो आप लोगों को कई बार बताया है कि प्राथमिक लघुता की बात हमने बताया था, ठीक। अच्छा, एक ही समय फिर आज हम रिवीजन कर देते हैं कि सब लोगों ने इसके लघुता की बात बताई, लेकिन फेयरचाइल्ड महोदय एक ऐसे समाजशास्त्री हैं जिन्होंने बताया है कि प्राथमिक समूह में सदस्यों की संख्या कम से कम 2 तथा अधिक से अधिक 60 हो सकती है। तो 2 से 60 तक की बात जो है प्राथमिक समूह के अंतर्गत करने वाले समाजशास्त्री कौन हैं, तो वह समाजशास्त्री फेयर एवं चाइल्ड महोदय हैं। देखिए जो चीज़ें बताई गई हैं पीछे, उसका भी अभी हम आगे चल करके आप लोगों को यहाँ पर प्रश्न भी सॉल्व कराएंगे कि किस प्रकार से प्रश्न आपको यहाँ पर पूछे जाते हैं। तो पहली स्थिति तो है प्राथमिक समूह की कि इसका आकार छोटा होता है। अब जो अर्ध प्राथमिक समूह है, ठीक ना, तो जो अपेक्षाकृत इसका आकार क्या होता है, बड़ा होता है, ठीक ना। तो प्राथमिक समूह का आकार छोटा होता है, अर्ध प्राथमिक समूह का आकार बड़ा होता है, ठीक ना। अब यहाँ पर दूसरी चीज, यहाँ पर सदस्यों की संख्या कम होती है। प्राथमिक समूह में सदस्यों की संख्या कम होती है, ठीक ना। अब यहां पर अर्ध प्राथमिक समूह में सदस्यों की संख्या अधिक होती है, ठीक ना। यहाँ पर सदस्यों की संख्या, जैसे स्काउट ग्रुप में सदस्यों की संख्या क्या होती है, अधिक होती है। तो प्राथमिक समूह में सदस्यों की संख्या कम होती है, अर्ध प्राथमिक समूह में सदस्यों की संख्या अधिक होती है। अब देखिए, अब एक चीज इसे हमने बताया था आप लोगों को प्राथमिक समूह में कि इसका निर्माण स्वतः होता है। प्राथमिक समूह का निर्माण स्वतः होता है, कल हमने नोट कराया होगा, इसका निर्माण स्वतः होता है, ठीक ना। अर्ध प्राथमिक समूह में इसका निर्माण जानबूझकर किया जाता है, जानबूझकर किया जाता है, ठीक। तो प्राथमिक समूह का निर्माण क्या होता है, तो प्राथमिक समूह का निर्माण स्वतः होता है, जबकि अर्ध प्राथमिक समूह का निर्माण हम जानबूझकर करते हैं। नेक्स्ट, प्राथमिक समूह क्या है, अधिक अस्थायी होता है। प्राथमिक समूह अधिक अस्थायी होता है, ठीक ना। और जो अर्ध प्राथमिक समूह क्या है, अपेक्षाकृत, किसके अपेक्षाकृत, प्राथमिक समूह के अपेक्षाकृत कम अस्थायी होता है, ठीक ना। तो प्राथमिक समूह क्या है, अधिक अस्थायी होता है, और अर्ध प्राथमिक समूह जो होता है और प्राथमिक समूह के अपेक्षाकृत कम अस्थायी होता है, ठीक ना। अब यहां पर नेक्स्ट, इनके सदस्यों में
घनिष्ठता होती है। जो प्राथमिक समूह है, प्राथमिक समूह सदस्यों में क्या होती है? घनिष्ठता होती है। ठीक है। यहां पर इनमें ऐसा नहीं होता है। ठीक ना, क्योंकि जो यहाँ पे स्थित है कि यहाँ जो सदस्यों के बीच में, जो प्राथमिक समूह के जो सदस्य हैं, ठीक ना, यहाँ पर सदस्यों के बीच में कैसा भाव पाया जाता है? यहाँ पर प्राथमिक समूह के सदस्यों के बीच में वयम का भाव पाया जाता है। जबकि जब तक यह अंतःक्रियात्मक स्वरूप को धारण नहीं करता है, कौन सा? अर्ध प्राथमिक समूह, तब तक जो है यहाँ के सदस्यों के बीच में इनका स्वरूप जो होता है, इनके सदस्यों के बीच में जो संबंध देखे जाते हैं वह एक दूसरे के प्रति यहाँ पर वे का भाव पाया जाता है। नेक्स्ट, यहाँ पर एकीकरण पाया जाता है। एकीकरण, जो प्राथमिक समूह के जो सदस्य हैं यहाँ पर एकीकरण पाया जाता है, जबकि देखिए अर्ध प्राथमिक समूह में कम एकीकरण पाया जाता है। यहाँ पर कम एकीकरण पाया जाता है। देखिए इसके आधार पर भी कथन, कारण या तमाम प्रकार के जो प्रश्न हैं, जब एक दूसरे के विषय में क्या क्या लक्षण हैं, जब यह जानते रहते हैं आप, तो आसानी के साथ आप प्रश्न जो है वहां पर कर ले जाते हैं। कुछ प्रश्न आपको डायरेक्ट पूछा जाता है कि अर्ध प्राथमिक समूह में यह विशेषताएं पाई जाती हैं। ठीक ना, वह दे देगा कि इसका आकार, अर्ध प्राथमिक समूह का आकार, ठीक दे दिया, ए विकल्प में दे दिया, बड़ा होता है। दूसरा, हाँ, इनमें से प्राथमिक समूह, अर्ध प्राथमिक समूह से निम्न में से क्या संबंधित नहीं है? पहला दे दिया, इसका आकार बड़ा होता है, इसका निर्माण जानबूझ करके किया जाता है। ठीक ना, यह अधिक स्थायी होता है। ठीक, इसमें कम एकीकरण पाया जाता है। तो आप किस पर टिक लगा देंगे? यह जो अपेक्षाकृत, हाँ, यह जो अधिक स्थायी होता है। ठीक ना, पहला दे दिया, इसका आकार बड़ा होता है। दूसरा विकल्प दे दिया, सदस्यों की संख्या यहाँ पर अधिक होती है। तीसरा विकल्प दे दिया, अर्ध प्राथमिक समूह अधिक स्थायी होता है। चौथा विकल्प दे दिया, इसमें कम एकीकरण पाया जाता है। तो किस पर टिक लगाएंगे? कौन सा सही नहीं है? तो आप टिक लगाएंगे कि यह अधिक, हाँ, सी वाला लगाएंगे, क्योंकि यह अधिक स्थायी नहीं होता है। इसमें क्या है? यह अपेक्षाकृत कम स्थायी होता है। तो ये सब चीज़ें जब आप जानते रहेंगे तो आसानी के साथ आप प्रश्न का उत्तर दे ले जाएंगे। ठीक मित्रों, अब इसको भी आप लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर हम आपके सामने उपस्थित होंगे द्वितीयक समूह। सामाजिक समूह हो गया, प्राथमिक समूह हो गया, अर्ध प्राथमिक समूह हो गया, फिर इसके बाद द्वितीयक समूह आएगा, फिर इसके बाद संदर्भ समूह। तो नेक्स्ट वीडियो पूरा बनेगा आपका द्वितीयक समूह। द्वितीयक समूह है क्या, द्वितीयक समूह की क्या विशेषताएं हैं, समाजशास्त्रियों ने द्वितीयक समूह के संदर्भ में किस प्रकार से परिभाषा दिया है, इस पर हम लोग नेक्स्ट चर्चा करेंगे। धन्यवाद।